नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के मैदान से आज की बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने 85 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। ये वही नाम है जो मैंने परसों आज की बात में आपको बताए थे। बीजेपी ने आज 14 महिला उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। इनमें कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई रायबरेली सदर की तेज तर्रार एमएलए अदिति सिंह शामिल हैं। समाजवादी पार्टी से आए नितिन अग्रवाल और बीएसपी से आए रामवीर उपाध्याय का नाम भी टिकट पाने वालों में है। पुलिस सेवा छोड़कर राजनीति में आए असीम अरुण के नाम का भी आज ऐलान हुआ। आज की लिस्ट में बीजेपी ने 30 ओबीसी और 19 दलितों को टिकट दिया है। और आज ही योगी आदित्यनाथ ने यह भी बता दिया कि पहले फेज में बीजेपी के कैंपेन का फोकस क्या होगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट इस पार्टी के दंगा प्रेमी और तमंचावादी होने का सबूत है। इसके बाद योगी ने कहा, नए उत्तर प्रदेश की जनता पलायन नहीं प्रगति चाहती है। दंगा मुक्त प्रदेश और सपा मुक्त प्रदेश जनता का संकल्प है। समाजवादी पार्टी के विकासों की बात करते हुए योगी ने कहा कि जिनका कैरेक्टर ही अलोकतांत्रिक, आपराधिक और वंशवादी हो, उनके मुंह से लोकतंत्र और विकास की बात हास्यास्पद लगती है। योगी आदित्यनाथ ने आज बीजेपी का कैंपेन सॉन्ग भी रिलीज किया। इस मौके पर योगी ने लोगों को याद दिलाया कि 5 साल पहले उत्तर प्रदेश में क्या क्या होता था और अब हालात कितने बदले हैं, कैसे बदले। उत्तर प्रदेश में एक भयमुक्त वातावरण देने में हमें सफलता प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आज के दिन पर देश के अंदर एक नजीर मानी जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये क्षेत्र कभी पलायन के लिए कुख्यात था। किराना का पलायन, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के दंगे, मेरठ और बुलंदशहर का उपद्रव, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जनपद में जो अपहरण की घटनाएं घटित होती थीं, उसके माध्यम से फिरौतियां वसूली जाती थीं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आज इन 5 वर्षों में हमारे सभी उद्यमियों और व्यापारियों ने देखा होगा और वहां के आम नागरिकों ने भी महसूस किया होगा कि वहां पर आज के दिन पर पलायन नहीं होता। जो लोग पलायन कर चुके थे वे वापस अपने घरों में आ रहे हैं। हाँ, अपराधी और पेशेवर माफिया उत्तर प्रदेश से पलायन करते हैं। पहले पुलिस आगे भागती थी और उनको इसी उत्तर प्रदेश में पेशेवर माफिया और अपराधी दौड़ाते थे, क्योंकि सत्ता का संरक्षण माफिया और आपराधिक प्रवृत्ति के तत्वों को प्राप्त था, इन दंगाइयों को प्राप्त था। लेकिन आज दंगाई भागता है, पुलिस उसको दौड़ाती है, प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर करती है। ये वही प्रदेश है जिस प्रदेश में मुजफ्फरनगर के दंगों के दंगाइयों को 5 यानी आज से 7 वर्ष पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा अपने घर में बुला करके सम्मानित किया जाता है। आज वही दंगाई अपनी जान की भीख मांगते हुए फिरते हैं। ये वही प्रदेश है जिसमें 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं हुआ। ये वही प्रदेश है जिसमें कोई अपहरण की वारदात नहीं घटित हुई। और ये वही प्रदेश है जिसमें हमने भयमुक्त वातावरण देकर के न केवल उद्यमियों को बल्कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को भी एक बेहतर वातावरण देने का कार्य किया है। योगी आदित्यनाथ ने आज अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए। अब वो अखिलेश यादव से सीधे सवाल पूछेंगे, जनता के सामने पूछेंगे और सबूत के साथ पूछेंगे। असल में पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटों के लिए समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने जैसे उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं, उनके बैकग्राउंड को लेकर अब अखिलेश यादव पर और जयंत चौधरी पर हमले की तैयारी है। 5 वर्ष तक दंगाई और पेशेवर अपराधी या तो प्रदेश छोड़ के भाग चुके थे या फिर वे जो हैं अपनी बेल रिजेक्ट करके जेलों में जा चुके थे। लेकिन जैसे चुनाव की सुगबुगाहट हुई, समाजवादी पार्टी की पहली सूची किन लोगों को सहारनपुर के दंगाई, मुजफ्फरनगर के दंगाई,
कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, बुलंदशहर और स्याना में, लोनी तक में जिन प्रकार के लोगों को इन्होंने टिकट दिया है, ये चीजें दिखाती हैं कि अपनी आपराधिक मानसिकता, तमंचावादी मानसिकता और माफियावादी मानसिकता से ये राजनीतिक दल, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये उभर नहीं पाई हैं। ये प्रदेश के विकास को बाधित करने के लिए, प्रदेश में फिर से माफियावाद लाने की दिशा से इस प्रकार की शरारतपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ तमंचे और माफिया की जो बात कह रहे हैं वो इस चुनाव में बड़ा मुद्दा है। समाजवादी पार्टी पर गुंडे माफिया को संरक्षण देने के इल्जाम पहले भी लगते रहे हैं, लेकिन इस बार योगी सीटों और उम्मीदवारों के नाम लेकर इल्जाम लगा रहे हैं। तो मैंने अपने रिपोर्टर से इन तमाम असेंबली सीटों पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवारों का बैकग्राउंड चेक करने को कहा, रिसर्च टीम से उनके एफिडेविट देखने को कहा। हमारे रिपोर्टर्स ने इन उम्मीदवारों का पक्ष जानने के लिए इलाकों में जाकर उनसे भी बात की, उनकी बात सुनी। जब आप इनका आपराधिक बैकग्राउंड देखेंगे, इनके मुकदमों की लिस्ट देखेंगे, तो आपको लगेगा इस तरह के अपराधी खुलेआम कैसे घूम रहे हैं, पुलिस क्या कर रही है। और जब इनका पक्ष सुनेंगे, इनकी बात सुनेंगे, तो लगेगा कि इनसे बड़ा जननेता, इनसे बड़ा समाज से भी कोई है ही नहीं। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले कैराना की बात करते हैं, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले योगी आदित्यनाथ कर रहे थे। कैराना से समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को उम्मीदवार बनाया है। नाहिद हसन इस वक्त जेल में है। जब नाहिद हसन को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया था, उस वक्त वो फरार चल रहा था। लेकिन जब नाहिद हसन नॉमिनेशन फाइल करने आया, उस वक्त पुलिस ने उसे दबोच लिया। अदालत ने नाहिद हसन को 14 दिन की कस्टडी में जेल भेज दिया है। इस बार अभी तक वो पर्चा दाखिल नहीं कर पाया, इसलिए उसका पुराना रिकॉर्ड निकालना पड़ा। नाहिद हसन पर अब तक के रिकॉर्ड के मुताबिक कुल 17 मुकदमे चल रहे हैं। इनमें हत्या की कोशिश, बलवा करने, दंगा करने, लोगों पर हमला करने, धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और समाज में नफरत फैलाने के केस हैं। गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट भी उसके खिलाफ लगा हुआ है। नाहिद हसन पर बीजेपी का एक बड़ा आरोप यह रहा है कि उसने कैराना से हिंदू परिवारों को पलायन करने के लिए मजबूर किया। 1 साल पहले अदालत ने नाहिद हसन को एब्सकॉन्डर, भगोड़ा घोषित कर दिया था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी ने उसे उम्मीदवार बनाया, उसके अगले ही दिन वो नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचा, लेकिन नॉमिनेशन फाइल कर पाता इससे पहले पुलिस ने उसे पकड़ लिया। वैसे मैं आपको बता दूं कि नाहिद हसन कैराना से पिछला चुनाव जीता था, समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही जीता था। लेकिन चूंकि अब वो जेल में है और जमानत की उम्मीद कम है, इसलिए बैकअप के तौर पर समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन की बहन इकरा हसन को मैदान में उतार दिया है। जिन सीटों पर पहले राउंड में वोटिंग होनी है, उन सीटों पर नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन था, इसलिए आज इकरा हसन ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल किया। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद इकरा हसन ने कहा कि उनके भाई पर जितने भी मामले चल रहे हैं वो फर्जी हैं। उनके भाई पर हिंदुओं के पलायन का जो आरोप लगा है वो भी गलत है। उन्होंने कहा कि गुंडे तो योगी सरकार में पनप रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है, इसीलिए उसका भाई जेल में है। सभी को पता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये सब मामला, कोई इसमें सब बेसलेस है और उन्हें ये बौखलाहट दिखाती है बीजेपी की कि वो प्रत्याशी को अपने चुनाव से दूर कर रखा है उन्होंने। तो साफ जाहिर है कि उनकी हार इंशाल्लाह निश्चित है। सभी को पता है कि दंगे किसने कराए और लोगों को बसाने का काम किसने किया, ये सभी को पता है। ग्राउंड रियलिटी से जनता वाकिफ है और जनता ही जवाब देने का काम करेगी। अच्छा मैम, योगी जी का कहना है कि विपक्ष ने सभी गुंडे, बदमाश और तमंचाधारी को टिकट दिया है, इसमें क्या कहना है आपका? गुंडे सबसे ज्यादा किस पार्टी में, ये आप और हम सभी जानते हैं। बहुत सारे शिष्य गुंडे हैं उनकी पार्टी में, तो ये तो सभी को पता है सबसे ज्यादा गुंडे किस पार्टी में। चुनाव के मौके पर कोई जेल चला जाए तो यही कहा जाता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, सरकार उसको पीछे करना चाहती है, कैंपेन के लिए मौका नहीं देना चाहती, जनता की सहानुभूति पाने के लिए सरकार पर उंगली उठाई जाती है। लेकिन फैक्ट क्या है? नाहिद हसन के खिलाफ मुकदमा कोई पिछले हफ्ते तो दर्ज नहीं हुआ,
बड़ा घुस दिया था। 17 मुकदमों में कुछ मुकदमे तो योगी की सरकार आने से पहले की सरकारों के वक्त के हैं। तो उससे यह इल्जाम तो ठीक नहीं है कि योगी ने नाहिद हसन को जेल भिजवा दिया। और बड़ी बात यह है कि नाहिद अकेले ऐसे नेता नहीं है जो क्रिमिनल केसेस का सामना कर रहे हैं। असलम चौधरी को अपना कैंडिडेट बनाया है। असलम चौधरी पर 10 मुकदमे चल रहे हैं। इनमें दफा 307 यानी मर्डर की कोशिश का केस है, जान से मारने की धमकी, जमीनों पर जबरन कब्जे और गैंगस्टर एक्ट के। असलम चौधरी खुद को मासूम और मजलूम बताते हैं। असलम चौधरी से हमारे संवाददाता संजय शाह ने उनके खिलाफ चल रहे मुकदमों के बारे में पूछा, उनका पक्ष जानने की कोशिश की। मर्डर से लेकर दंगे तक हर मुकदमे को असलम चौधरी ने फर्जी बताया। हर मुकदमे की एक कहानी सुना दी और इसके बाद उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा मुकदमे तो योगी के खिलाफ थे, तो योगी साधु और हम अपराधी कैसे हो गए। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे और पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा प्रदेश है, जो खुद वो स्टीसीट रहे हैं, खुद पे भी क्रिमिनल रहे हैं और सारे समय उनके जो पार्टी के विधायक हैं उनका खुद देख लें कि किस पे कितने मुकदमे सबके नॉमिनेशन हो रहे हैं। इन बातों को कहना माननीय मुख्यमंत्री जी के जबान से ये अल्फाज अच्छे नहीं लगते। धारा 307 के भी मुकदमे हैं, ये राजनीतिक मुकदमे कैसे हो सकते हैं? मैं आपको बताऊं, मसूरी के अंदर 50 बीघे एलएमसी की जमीन थी, ग्राम समाज की जमीन थी। उस ग्राम समाज की जमीन को बीजेपी के सत्ता के 2 विधायक और एक पार्षद गाजियाबाद से उन्होंने उसे हत्याने का काम किया। हम लोगों ने वहाँ धरना प्रदर्शन किया। जब पूरा समाज वहाँ धरने प्रदर्शन पे बैठा, उसके बाद वहाँ एक छोटी मोटी कोई घटना हो गई, उसमें सबसे पहले मेरे पे 307 की एफआईआर दर्ज कराई गई। जो आपने एफिडेविट दिया उसमें तो कई गुंडा एक्ट के भी मामले दर्ज है आपके ऊपर। जब मैं बीएसपी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, उसी टाइम पे मेरी हिस्ट्री शीट भी खोली गई, गुंडा एक्ट भी लगाया गया, पूरा इतना प्रताड़ित किया गया कि जो सत्ता पक्ष कर सकता था वो मेरे साथ किया गया। असलम चौधरी ने जो कहा अपनी डिफेंस में, उसकी हमने जांच की, इसमें कितनी हकीकत है ये भी मैं आपको बता देता हूं। आज असलम चौधरी ने खुद कहा कि पिछले 5 साल में उनके खिलाफ एक भी केस दर्ज नहीं हुआ, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार के दौरान उन पर कोई मुकदमा, कोई नया केस दर्ज नहीं हुआ। असलम चौधरी कह रहे थे उनके खिलाफ बीएसपी की सरकार के वक्त मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन सच्चाई यह है कि असलम चौधरी बीएसपी के विधायक थे। असलम चौधरी ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में 10 मुकदमों का जिक्र किया है, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड कहता है कि असलम चौधरी के खिलाफ कुल 21 केसेस हैं। असलम चौधरी का जो हाल है वैसा ही हाल मेरठ शहर से समाजवादी पार्टी को। हालांकि रफीक अंसारी मामला 2007 का है। इस मामले में कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया था, जिस पर रफीक अंसारी ने हाई कोर्ट से स्टे लिया हुआ है। रफीक अंसारी सिटिंग एमएलए हैं। उन्होंने पिछला चुनाव भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीता था। सब झूठे हैं। एक मुकदमा मेरा है, एक मुकदमा लिख के दे दिया और झूठे हमें क्रिमिनल अपराधी बना दिया, स्टीसीटर बना दिया, ना क्या क्या। एक मुकदमा मेरे पे, कोई मुकदमा नहीं चल रहा। इनसे पूछो कितने झूठे लोग हैं, जिम्मेदार सीट पर बैठ के झूठ बोल रहे हैं। निकाल के ना कहा मुकदमे भैया हम पे, अदालत में दोगे, आसमान में चल रहे मुकदमे, या इनकी कोई अदालत है? कितने मुकदमे आपने अभी एफिडेविट? मुकदमा एक मुकदमा केवल है, वो भी बेचारा, वो भी 2015 का मुकदमा मेरे पे। बस किस मामले में था वो नगर निगम में हमारे आपसी झगड़ा हुआ था, उसका मुकदमा। क्रिमिनल थोड़ी है। 2015 में तो आपकी सरकार थी। 2015 में आपसी विवाद में हमारा नगर निगम सभासद था, उस जमाने का मुकदमा हुआ। तो क्या ये राजनीतिक आरोप है सिर्फ? झूठे बताओ, इतने झूठ बोल रहे थे जिम्मेदारी सीट पर बैठ के। और हमने कहाँ क्रिमिनल है भाई, हमने किसके कत्ल कर दी, कहाँ लूट कर दी, कहाँ डकैती कर दी। 30 साल का राजनीतिक कैरियर है मेरा, 3 बार पार्षद रहा हूँ मैं, एमएलए रहा हूँ, चौथा मेरा चुनाव बड़ा चुनाव है। हर एक मुकदमा हम पे, वो भी अभी नहीं चल रहा। अब रफीक अंसारी के बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, उनके जवाबों से आप समझ सकते हैं। इसी तरह हाजी यूनुस आरएलडी के उम्मीदवार हैं। उनके खिलाफ हत्या की कोशिश का जो केस चल रहा है वो समाजवादी पार्टी की सरकार के वक्त का केस है, और जनाब कह रहे हैं कि झूठा मामला है। हत्या की कोशिश के मुकदमों को लड़ाई झगड़े का मामला बता रहे हैं। हाजी यूनुस को समाजवादी पार्टी आरएलडी अलायंस ने बुलंदशहर से उम्मीदवार बनाया है।
हाजी यूनुस राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव के मैदान में हैं। उनके खिलाफ 7 मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें रेप, हत्या की कोशिश, जान से मारने की कोशिश, मारपीट जैसे संगीन मुकदमे हैं। हालांकि हाजी यूनुस का दावा है कि उन पर कोई गंभीर केस नहीं है। जो भी मामले हैं वो पारिवारिक विवाद के हैं, फैमिली डिस्प्यूट के हैं। हाजी यूनुस ने कहा कि अगर हमारी सरकार बन गई, उनके नेता चीफ मिनिस्टर बन गए, तो उनके मुकदमे भी 1 घंटे में खत्म हो जाएंगे। मेरे ऊपर तो 7 मुकदमे और मेरे पारिवारिक या आपस के झगड़े के या उसके मुकदमे हैं, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे योगी जी जिन्होंने ये ट्वीट किया है, उन पर तो मुझसे 4 गुने मुकदमे। कोर्ट ने तो उनके मुकदमे खत्म किए नहीं। ऊपर वाला करे हमारे जयंत जी को भी, हमारे प्रदेश के जो हमारे देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे नेता हैं, ऊपर वाला करे उनको भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ऊपर वाला बना दे तो हमारी भी 1 घंटे में खत्म हो जाएंगे। मेरे ऊपर तो 304 के हुए, वो कोई साबित तो नहीं हुआ। 376 भी कह रहा हूँ। 376 का मुकदमा नहीं है, हम सर्कस चलाया करते थे। और लेबर एक्ट का जो मुकदमा लगता है वो भी मुकदमा है, जो हमारे भट्टे वालों पे या उस पे भारतीय जनता पार्टी ने जब से सरकार आई है 10 हमारे ऐसे भट्टे वाले होंगे जिन पर लेबर के मुकदमे करके 376 का मुकदमा दर्ज करने की कोशिश की। क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोगों की लिस्ट लंबी है। वक्त की पाबंदी के कारण मैं सारे केसेस तो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन एक और एग्जांपल देता हूं। आरएलडी ने गाजियाबाद की लोनी सीट से मदन सिंह कसाना उर्फ मदन भैया को मैदान में उतारा है। अपराध की दुनिया में मदन भैया का नाम भी काफी है। उनकी छवि बाहुबली नेता की है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गौतमबुद्ध नगर आए थे, तब उन्होंने मदन भैया का नाम लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना लगाया था। लोनी से बीजेपी उम्मीदवार नंदकिशोर गुर्जर भी लगातार मदन भैया पर वार कर रहे हैं, लेकिन आज मदन भैया ने कहा उनके विरोधी चुनाव लड़ें, हद में रहकर चुनावी बातें करें, वरना वो याद रखें उनका नाम मदन भैया है। इस पर हमारे संवाददाता ने मदन भैया से कहा कि ये तो धमकी वाला अंदाज है, इसीलिए तो लोग आपको बाहुबली कहते हैं। तो मदन भैया ने कहा कि बाहुबली होना बुरा नहीं है, बाहुबली तो बजरंग बली भी हैं। मदन भैया ने कहा उनके खिलाफ अब सिर्फ 2 केस बचे हैं और वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। जब मदन कसाना उर्फ मदन भैया खुद को साधु बता रहे थे, तो उनके पास जो सपोर्टर्स खड़े थे वो उनकी बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे। निशाना किसकी तरफ है ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये इतना जरूर कहना चाहते हैं, हम सांप्रदायिक माहौल को शांत करने वाले लोग हैं, हम विकास करने वाले लोग हैं, और ये जरूर कहना चाहते हैं उन लोगों से अपनी मर्यादा ना लागें कि हमारा नाम भी मदन भैया है। इस बार आपके क्या विकास के मुद्दे रहेंगे लोनी को लेकर, खास कर पहले हाहाकार शांत करना है जी। पहले हाहाकार शांत हो जाए, फिर विकास ही विकास होगा 5 साल। अच्छा, योगी जी यहाँ आए थे गाजियाबाद परसों, आपका भी नाम उन्होंने लिया, लोनी सीट का नाम की समाजवादी पार्टी ने जिस तरह टिकट दिया, बाहुबली को टिकट दिया। नहीं, हम तो किस तरह से मानते नहीं कहते, बाहुबली होना कोई गलत नहीं है जी। बाहुबली कोई भी हो सकता है, एक पहलवान भी बाहुबली हो सकता है। एक मतलब जो है हनुमान जी का मतलब भी नाम जो है उनके भक्तों का भी बाहुबली में गिना जाता है। और जो उन्होंने कहा है उसके बारे में तो मैं केवल इतना ही कहूँगा कि हमने जो कुछ भी है अपने शपथ पत्र में कह दिया है। शपथ पत्र में हम पर केवल 2 मुकदमे हैं, जिसमें एक में माननीय उच्च न्यायालय से इस तरह का निर्देश है जो कि चुनाव संबंधित है, दूसरा भी चुनाव संबंधित है जिसमें चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है। अगर 2 मुकदमे पर हम पर टिप्पणी की जा सकती है तो आप सब सोच लीजिए, आप जब सब बहुत अच्छे पत्रकार हैं जिसपे दर्जनों मुकदमे हैं उनको क्या कहेंगे। आप सोचिए, कुछ पर दर्जनों मुकदमे और मदन भैया जैसे बाहुबली पर सिर्फ 2 मुकदमे बचे हैं। इसकी वजह क्या है ये भी जान लीजिए। इस तरह के क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो नेता होते हैं, जनता को तो पता होता है, इसीलिए लोग उनसे खौफ खाते हैं। लेकिन जब चुनाव आता है तो पता चलता है कि उन पर जो मुकदमे चले थे वो अदालत में टिक नहीं पाए। कुछ केसेस की जानकारी ये लोग इलेक्शन कमीशन से छुपा भी लेते हैं। ये सब कैसे किया जाता है, इस सवाल पर पुराने पुलिस अफसर बताते हैं कि अपराधियों के खौफ से गवाह मुकर जाते हैं, सबूतों के अभाव में ये लोग बरी हो जाते हैं। कुछ तकनीकी और कानूनी पेचीदगियों का फायदा उठाकर ये लोग अपने एफिडेविट में काफी कम केस दिखाते हैं।
जो भी क्रिमिनल केसेस उसके खिलाफ हैं उसका पूरा जिक्र, उसका पूरा वर्णन होना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो रिकॉर्ड्स में केसेस होते हैं उनमें कई बार ऐसा होता है कि फाइनल रिपोर्ट्स लग जाते हैं, और फाइनल रिपोर्ट्स लगने के कई कारण हैं, चाहे तो विटनेसेस नहीं आ पाते हैं, गवाही नहीं देते हैं, होस्टाइल हो जाते हैं, या लैक ऑफ एविडेंस के कारण वो केसेस चल नहीं पाते हैं। एज अ रिजल्ट पुलिस उनमें फाइनल रिपोर्ट लगा देती है। और ऐसा भी हो सकता है कि उन केसेस में जिनमें फाइनल रिपोर्ट्स लगी हैं वो संप्रति करंट क्रिमिनल केसेस नहीं माने जाते हैं। तो इसका शायद एक वर्णन होता है वहां पे कि अगर आपके पास कुछ ऐसे भी केसेस हैं जो हो सकता है एफआईआर लिखवाने के वक्त वो लिखे गए हों, लेकिन बाद में एविडेंसेस के कारण या किसी भी कारण वो फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है या एक्सपंज कर दिया गया है, तो इन सभी मामलों में क्रिमिनल केस की उपलब्धता नहीं रहती है। और यही कारण है कि बहुत से ऐसे क्रिमिनल माइंडेड जो केसेस होते हैं या जो क्रिमिनल केसेस होते हैं वो कैंडिडेट्स उनका जिक्र नहीं करते हैं। लेकिन जो केसेस जो चार्जशीटेड होते हैं, जो न्यायालय में चलाए जाते हैं, न्यायालय में उनका जिक्र होता है, उन पर मुकदमा चलता है, उन पर अभियोग चलता है, वैसे केसेस निश्चित तौर पे उनके वर्णन में आता है। अभी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लिस्ट आई है, सिर्फ उन इलाकों की लिस्ट आई है जहां पर पहले फेज में चुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की इसी लिस्ट में कई सारे नाम ऐसे निकले जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिनके खिलाफ गंभीर मामले अदालतों में पेंडिंग है, जिनकी छवि अपराधियों जैसी है। इसीलिए बीजेपी ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया और इसीलिए आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में एक बार फिर बीजेपी क्यों जरूरी है। न वंशवाद, न जातिवाद, न मत और मजहब का वाद, न दंगा फसाद, सबको सुरक्षा, सबको समृद्धि, और सबको समृद्धि और सबको सुरक्षा का भाव पैदा करने का दम भी कोई भर सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए प्रदेश में आवश्यक है जिससे प्रदेश में कानून का राज हो। हिस्ट्री सीटर थाना न चलाएं, अपराधी सरकार न चलाएं, भ्रष्टाचार पर अंकुश बना रहे, माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलता रहे, दंगाइयों को सख्त सजा दी जा सके, तुष्टीकरण की राजनीति न हो। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखें तो एक बात तो हम सब ने देखी है कि यूपी में सरकार ने अपराधियों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन लिया, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की, सरकारी जमीनों से कब्जे को हटाया, 1500 करोड़ से ज्यादा की वसूली की संपत्ति से। योगी सरकार आने से पहले किसी ने ऐसा नजारा नहीं देखा था कि अपराधी हाथ जोड़कर गले में तख्ती लटकाकर थाने पहुंचे और कहें जेल भेज दो वरना पुलिस ठोक देगी। क्या पहले कभी किसी ने देखा था कि अदालत में अपराधी अपनी जमानत को रद्द करवाने की एप्लीकेशन दे और कहे उसे जेल जाना है, जेल में वो सुरक्षित है, बाहर पुलिस एनकाउंटर कर देगी। तो यह बात सही है कि योगी ने अपराधियों के दिल में कानून का, पुलिस का, प्रशासन का खौफ पैदा किया। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीति में आना आज भी जारी है। इसे रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं, लेकिन अपराधी एक कदम आगे रहते हैं, इन कानूनों से बचने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। अब कानून तो यह है कि अगर किसी को 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाए तो चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन अपराधियों को जब तक सजा होती है उसमें कभी 10 साल लग जाते हैं तो कभी 20 साल लग जाते हैं। तब तक वो कई बार इलेक्शन लड़ चुके होते हैं और कई बार तो मंत्री भी बन चुके होते हैं। दूसरी बात, अपराधियों के खिलाफ कितने केस चल रहे हैं इसकी जानकारी जनता को नहीं होती। इस बार हालांकि चुनाव आयोग ने नियम बनाया है कि उम्मीदवारों को अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड का पूरा ब्यौरा अखबारों में छपाना होगा, पब्लिक को बताना होगा। पार्टियां जिन लोग को टिकट देगी उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं उनकी जानकारी पार्टी की वेबसाइट पर डालनी होगी। अब ये नियम तो बन गया, लेकिन आज हमारी टीम ने समाजवादी पार्टी की वेबसाइट देखी तो पता चला कि ब्यौरा तो अपलोड किया गया है, लेकिन उसे देखकर कोई साधारण आदमी समझ ही नहीं सकता कि किसके खिलाफ कौन से अपराध का कौन सा केस चल रहा है। उसमें तमाम तरह की धाराएं लिख दी गई हैं जो बड़ी टेक्निकल हैं।
आम आदमी ये नहीं समझ पाता कि अपराधी कितना बड़ा है और उस पर केस किस अपराध के लिए है। इलेक्शन कमीशन को इस कमी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यूपी में अपराधियों पर लगाम लगाने को लेकर बीजेपी ने बड़ा इशू बनाया है। इसीलिए बीजेपी ने आज जो थीम सॉन्ग लॉन्च किया उसमें भी यही बताया गया कि एक बार फिर बीजेपी की सरकार क्यों जरूरी है। बीजेपी के इलेक्शन सॉन्ग्स रिलीज हुए, पार्टी का पोस्टर भी लॉन्च हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इलेक्शन वैन को भी हरी झंडी दिखाई। इसमें एलईडी स्क्रीन भी लगी है जिससे सरकार की उपलब्धियां जनता को दिखाई जा सके। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने साफ किया कि चुनाव में उनका मुख्य मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर ही रहेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5 साल में उन्होंने दंगाइयों और माफिया के खिलाफ एक्शन लिया है। वो भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने की अपनी उपलब्धि के साथ जनता के बीच जाएंगे। लेकिन इस मौके पर मौजूद बीजेपी के दूसरे नेताओं ने जिस तरह की बातें की उससे यह भी साफ हो गया कि चुनाव में अयोध्या, मथुरा और काशी भी बड़ा मुद्दा होंगे। भारत की आस्था का सम्मान नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से अविरल गंगा, निर्मल गंगा, भव्य और दिव्य कुंभ, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, वह भी कार्य पूरा हुआ। और काशी विश्वनाथ धाम भी डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में करके दिखाया है। जो कहा सो करके दिखाया, और ये तब किया तब सोच ईमानदार तो काम दमदार। ये काम दमदार जो प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ दे सके। यूपी में बड़ी रैलियों, सभाओं और रोड शोज पर रोक है। इसलिए बीजेपी के बड़े नेताओं ने छोटे छोटे पब्लिक प्रोग्राम शुरू किए हैं। जेपी नड्डा आज यूपी में प्रचार की शुरुआत करने के लिए पहुंचे। सबसे पहले आगरा, जहां जेपी नड्डा ने राजेश्वर मंदिर में पूजा की, आरती की। इसके बाद उन्होंने आगरा और आसपास की 40 असेंबली सीट्स में वर्कर के साथ मीटिंग की। आगरा में दूसरे राउंड में 14 फरवरी को वोटिंग होगी। आगरा के बाद जेपी नड्डा को बरेली भी जाना था। यहां बीजेपी अध्यक्ष का डोर टू डोर कैंपेन का प्रोग्राम था, हालांकि ये प्रोग्राम बाद में कैंसिल हो गया। कल से अमित शाह भी यूपी में प्रचार अभियान शुरू करेंगे। बड़ी रैलियों पर रोक है, इसलिए अमित शाह भी छोटे छोटे प्रोग्राम्स करेंगे, लोगों से मिलेंगे। कल दोपहर में अमित शाह सबसे पहले कैराना जाएंगे। कैराना में अमित शाह घर घर जाकर वोटर से संपर्क करेंगे। इसके बाद वो शामली और बागपत जिले के पार्टी वर्कर के साथ मीटिंग करेंगे। अमित शाह परसों भी यूपी में है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से कैंपेन पर लगाई गई पाबंदियों की मियाद कल खत्म हो रही है। कोरोना के केसेस अब कम हो रहे हैं। इस बार ये केसेस ज्यादा घातक नहीं है, इसलिए सब राजनीतिक दलों को उम्मीद है कि अब शायद रैलियों की, नुक्कड़ सभाओं की और रोड शोज की पाबंदी थोड़ी कम हो जाए। इलेक्शन कैंपेन के लिए कुछ रियायतें मिलें, नई गाइडलाइंस जारी हों। इसीलिए सारे राजनीतिक दलों ने मैदान में उतरकर कैंपेन की तैयारी शुरू कर दी है। आज पहली बार राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश इलेक्शन की बात करते हुए दिखाई दिए। राहुल और प्रियंका गांधी ने एक साथ यूपी इलेक्शन के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी किया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो को भर्ती विधान का नाम दिया है। कांग्रेस का फोकस नौजवानों और महिलाओं पर है। इन वर्गों के लिए कांग्रेस ने बड़े बड़े वादे भी किए हैं, लेकिन इस मौके पर प्रियंका गांधी ने ऐसी बात कह दी जिससे कांग्रेस के मैनिफेस्टो की चर्चा ही नहीं हुई। चर्चा इस बात की हुई कि प्रियंका ने कहा
यूपी के लिए कांग्रेस की तरफ से वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, यानी कांग्रेस उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। हमारी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने प्रियंका गांधी से सीधा सवाल पूछा था कि कांग्रेस किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, तो प्रियंका ने भी सीधा जवाब दिया कि वो खुद चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के दावेदार हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहते हैं। आपको किसी और का चेहरा दिख रहा है यूपी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से? जी, तो फिर तो आप ही चेहरा है, मतलब अब दिख तो रहा है ना सब जगह मेरा चेहरा। प्रियंका जी, नया आयाम देने के लिए नेतृत्व भी नया होना चाहिए। तो दो लोग जो सत्ता के वहाँ दावेदार हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप नया आयाम देने के लिए क्या चुनाव लड़ेंगी यूपी में अभी, और कहाँ से लड़ेंगी? अगर ये तय होगा और जब तय होगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी तक ये हमने तय नहीं किया है। अब ये तो क्लियर हो गया कि कांग्रेस यूपी में प्रियंका के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन खुद प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी या नहीं, इस पर उन्होंने साफ साफ अभी कुछ नहीं कहा। प्रियंका ने एक और बड़ी बात कही, उन्होंने कहा कि अगर किसी को सपोर्ट देने की जरूरत पड़ी तो कांग्रेस पोस्ट पोल अलायंस करेगी, लेकिन वो जिसे सपोर्ट देंगी उसके सामने कांग्रेस के एजेंडे को पूरा करने की शर्त रखी जाएगी। आपने पूछा कि हम चुनाव के बाद अगर किसी अन्य पार्टियों को समर्थन देकर सरकार में शामिल होना चाहेंगे, तो मेरा जवाब ये है कि जब ऐसी परिस्थितियां आएंगी तब ये तय किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आई भी और हम किसी गठबंधन की सरकार में शामिल हों या कुछ ऐसा हम सपोर्ट दें, तो हम चाहेंगे कि जो हमने एजेंडा महिलाओं के लिए और युवाओं के लिए यहाँ पे हमने जो आप सबको बताया है, जो हमारा एजेंडा है, वो हम पूरा कराएंगे। तो हम चाहेंगे कि वो एजेंडा पूरा हो, और वो एक कंडीशन शायद होगा हमारा, खास तौर से महिलाओं वाला। प्रियंका गांधी का फोकस उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है, वहां की महिलाओं पर है। उन्होंने यूपी के बारे में डिटेल में बात की। राहुल गांधी भी प्रियंका के साथ आए तो थे यूपी इलेक्शन के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी करने के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी आदत के अनुसार बात की सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी की। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी की नीति फेल हो गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, इकोनॉमी बर्बाद हो गई है, अब कांग्रेस ही देश को दिशा दे सकती है। जो नरेंद्र मोदी ने विजन दिया था 2014 में, वो विजन फेल हो गया है। जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, हमारे युवा, जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। पूरी दुनिया में लोग कहते हैं कि देखिए हिंदुस्तान के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसको नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी ने डेमोग्राफिक डिजास्टर में कन्वर्ट कर दिया है। हिंदुस्तान को एक नए दृष्टिकोण की, एक नई विजन की जरूरत है। हिंदुस्तान को विजन कांग्रेस पार्टी ही दे सकती है, छोटी छोटी पार्टियां नहीं दे सकती हैं। और बीजेपी का जो विजन है वो देश का विजन नहीं है। और फिर आपने 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी पैदा कर दी, तो देश का विजन नहीं हो सकता है। तो हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हिंदुस्तान को एक नए दृष्टिकोण, एक नए विजन की जरूरत है, और शुरुआत उत्तर प्रदेश से होती है। और अगर उत्तर प्रदेश को एक नया विजन नहीं दिया गया, तो हिंदुस्तान को एक नया विजन नहीं दिया जा सकता है। अब राहुल गांधी अगर ये कहें कि छोटी पार्टियां, प्रादेशिक पार्टियां, रीजनल पार्टियां देश को सही दिशा नहीं दे सकती, सिर्फ कांग्रेस ही देश को राह दिखा सकती है, तो सोचना पड़ेगा। कांग्रेस के कई राज्यों में आज भी छोटी पार्टियों के साथ अलायंसेज हैं। कई बार कांग्रेस ने छोटी पार्टियों के साथ मिलकर केंद्र में भी सरकार बनाई है, राज्यों में सरकारें बनाई हैं। लेकिन राहुल गांधी की आदत है, चुनाव यूपी में है और उनका फोकस नरेंद्र मोदी पर है। हकीकत यह है कि यह कोई मुद्दा भी हो, कोई मौका हो, राहुल गांधी हर तरह से नरेंद्र मोदी को घेरने की, कोसने की कोशिश करते हैं, और इससे उनकी पार्टी को नुकसान भी हो रहा है। लेकिन वो खुद इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। रोज सुबह वो कुछ ऐसा ट्वीट कर देते हैं जिससे कांग्रेस को जवाब देना मुश्किल हो जाता है,
और आज की सुबह की शुरुआत भी राहुल ने ऐसे ही ट्वीट से की। सुबह सुबह उन्होंने ट्वीट किया कि सरकार इंडिया गेट पर जल रही अमर जवान ज्योति को हमेशा के लिए बुझाने जा रही है, यह शहीदों का अपमान है। असल में हुआ यह था कि सरकार ने अमर जवान ज्योति पर जल रही लौ को नेशनल वॉर मेमोरियल में जल रही मशाल में मर्ज करने का फैसला किया, लेकिन राहुल गांधी ने लिख दिया कि सरकार ऐतिहासिक विरासत का अपमान कर रही है, शहीद सैनिकों के बलिदान के सम्मान को कम कर रही है। राहुल ने कहा कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम व बलिदान को नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे, ये लिखा राहुल ने। हालांकि सरकार ने साफ किया कि अमर जवान ज्योति को बुझाया नहीं जा रहा, बल्कि उसका विलय वॉर मेमोरियल में किया जा रहा है। लेकिन इससे कांग्रेस के नेताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक तरफ तो अमर जवान ज्योति उन सारे सैनिकों के बलिदान के ऊपर फूल चढ़ाती है जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराने में अपनी सर्वोच्च सैक्रिफाइस दी। नेशनल वॉर मेमोरियल में एक ज्योति जल रही है और अगर अमर जवान ज्योति भी जलती रहेगी तो इससे कोई हर्ज नहीं होने वाला। भारत एक बहुत विशाल देश है और इस देश में जो अनेक लड़ाइयाँ इस देश ने लड़ी हैं उनको कमेमोरेट करने के लिए अनेक जगह के ऊपर वॉर मेमोरियल बनाए गए हैं, पर अमर जवान ज्योति की एक अपना विशेष स्थान है भारत के लोगों की अंतरात्मा में, उनकी मानसिकता में। और इसलिए ये जो हो रहा है कि अमर जवान ज्योति को बुझाकर और इस ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल वाली ज्योति में शामिल किया जा रहा है, ये राष्ट्रीय त्रासदी है, ये गलत है, ये इतिहास को मिटाने की कोशिश है। राहुल गांधी की बात आपने सुनी, मनीष तिवारी की बात सुनी, कांग्रेस के कुछ और नेताओं ने इसी तरह की बातें कही, लेकिन सच्चाई यह है कि ये सारे के सारे बयान सियासी हैं। जो सुबह राहुल गांधी ने शुरू किया था उसका रिएक्शन है जो हकीकत से दूर है। सरकार ने जो बात कही, रिटायर्ड फौजी अफसरों ने जो बात कही, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स बता देता हूं। असल में इंडिया गेट को अंग्रेजों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में बनवाया था। इसके अलावा एंग्लो अफगान वॉर में शहीद हुए लोगों के नाम भी यहां पर लिखे हुए हैं। इंडिया गेट 1931 में बनकर तैयार हुआ। इंडिया गेट के पास ही एक कैनोपी भी है जिसमें 1936 में जॉर्ज द फिफ्थ, जॉर्ज पंचम जिन्हें कह सकते हैं, उनकी स्टैचू लगाई गई थी, जिन्हें 1911 में भारत का एम्परर घोषित किया गया था। यानी इंडिया गेट वॉर मेमोरियल तो था, लेकिन पूरी तरह से ब्रिटिश शासन का प्रतीक था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की तरफ से लड़कर शहीद होने वाले भारतीय सैनिकों के सम्मान में था। आजादी के बाद देश के लिए जो जवान शहीद हुए, जिन्होंने अपना खून बहाया, इंडिया गेट में उनका कहीं नामो निशान नहीं था। अमर जवान ज्योति 1971 की जंग में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में स्थापित की गई। 1972 में अमर जवान ज्योति स्थापित हुई और उसके बाद से ही शहीदों को यहीं पर सम्मान दिया जाता था, लेकिन यह टेम्परेरी था। इंडिया गेट पर इन शहीदों के नाम अंकित नहीं थे, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट के पास ही नेशनल वॉर मेमोरियल बनाने का फैसला किया। इस स्मारक में 1947 के बाद से हुई जंग में शहीद हुए सभी जवानों के नाम दर्ज हैं। इसीलिए सरकार ने इंडिया गेट पर बनी अमर जवान ज्योति को वॉर मेमोरियल में लाने का फैसला किया। सरकार की तरफ से कहा गया कि अमर जवान ज्योति पर शहीदों को नमन तो किया जाता है, लेकिन वहां पर शहीद जवानों के नाम नहीं है। ऐसे में उन बलिदानी सैनिकों को सम्मानित करने का सही तरीका यही है कि अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल में लाया जाए। सरकार की इस बात से फॉर्मर आर्मी ऑफिसर भी सहमत हैं। नेशनल वॉर मेमोरियल पर काम कर चुके रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने कहा कि सरकार का फैसला एकदम सही है। वॉर मेमोरियल को शहीदों के सम्मान के लिए एक डेजिग्नेटेड प्लेस बनाया गया है, तो अमर जवान ज्योति भी वहीं पर होनी चाहिए। देखिए, आप 71 की लड़ाई का अगर कोई हीरो है,
उसको आप श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं अगर अमर जवान ज्योति पे, उसका नाम भी नहीं है, और लेकिन उसका नाम यहाँ पर है क्योंकि इंडिपेंडेंट इंडिया का 1947 के बाद सबके नाम नेशनल वॉर मेमोरियल में है। अब तक हम अमर जवान ज्योति पे श्रद्धांजलि अर्पित करते थे जितने भी हमारे फॉरेन हीरोज हैं। अब चूंकि एक नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया है, ये एक राष्ट्रीय स्तर का मेमोरियल है, और अब पिछले 3 साल से सारे फंक्शन, चाहे वो लीडर्स हों, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो फॉरेन डिग्निटरीज हों, अब जब श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जाते हैं फॉरेन हीरोज को, तो वो नेशनल वॉर मेमोरियल पे जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, ये एक बड़ा कि डेजिग्नेटेड प्लेस बना दी है, जो कि ठीक भी है, नेशनल वॉर मेमोरियल इज़ द राइट प्लेस। और अब जो वहाँ की जो फ्लेम है अमर जवान ज्योति की, उसको एक मर्ज किया जा रहा है, यानी कि अब से एक किस्म से वो होगा कि हर एक के लिए ये डेजिग्नेटेड प्लेस बना दी गई है। तो मेरी तरफ से, मेरी समझ से ये एक बहुत बिफिटिंग चीज़ है, यही हम चाहते थे। आज रिटायर्ड फौजियों ने, अफसरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। इन अफसरों ने कहा कि अब तक देश के लिए शहीद जवानों के नाम कहीं किसी वॉर मेमोरियल में दर्ज नहीं थे, जिन्हें देखकर लोग शहीदों के बारे में जान सकें। अब वॉर मेमोरियल पर नाम लिखे होने से हमारे शहीद इतिहास में अमर हो गए। 1971 की भारत पाकिस्तान जंग में हिस्सा ले चुके फॉर्मर डिप्टी आर्मी चीफ JBS यादव ने कहा कि अगर नेशनल वॉर मेमोरियल पहले ही बना दिया जाता तो ये नौबत ही नहीं आती। इंडिया गेट पर बनी अमर जवान ज्योति एक टेम्परेरी व्यवस्था थी। अब इस फ्लेम को नेशनल वॉर मेमोरियल पर हमेशा हमेशा के लिए जलना चाहिए। 1971 की लड़ाई के बाद में जब हमारी गवर्नमेंट ने हमारे योद्धाओं को और हमारे डिफेंस फोर्सेस को ऑनर करने के लिए टेम्परेरीली इस मॉन्यूमेंट के अंदर एक अमर ज्योति के तौर पर एक मेमोरियल बनाने की आज्ञा दी थी, लेकिन उस टाइम पर हमारे पास वॉर मेमोरियल नहीं था, तो इसलिए हमें इसका एक प्रकार से इसी का प्रयोग करना पड़ा। अब हमारे पास एक प्रॉपर वॉर मेमोरियल बन गया है, नेशनल वॉर मेमोरियल, तो ये उचित होगा कि वॉर मेमोरियल के अंदर ही ये अमर ज्योति को मिला दिया जाए और एक ही हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल होना चाहिए, जिसके अंदर 1947 से लेकर और आज तक जितने भी हमारे जो जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनके लिए एक उचित सम्मान होगा। मुझे लगता है कि अमर जवान ज्योति को लेकर जो विवाद क्रिएट करने की कोशिश की गई उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। बेहतर तो होता है कि इस मौके पर सारी पार्टियां मिलकर शहीदों को सम्मान देती, उनकी पराक्रम को नमन किया जाता, उनकी शहादत को याद किया जाता। हालांकि जब सरकार ने जवाब दिया, फौज के अफसरों ने अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल की मशाल में मर्ज करने पर खुशी जताई, तो फिर कांग्रेस के नेता भी इस विवाद को गैर जरूरी बताने लगे और इस पर बात करने को तैयार नहीं थे। हालांकि वो भूल गए कि ये विवाद राहुल गांधी ने शुरू किया था। आज की अच्छी खबर यह है कि इंडिया गेट पर अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का स्थापना की जाएगी। स्टैच्यू उसी जगह लगेगा, वहीं स्थापित की जाएगी जहां पर एक जमाने में ब्रिटिश एम्परर जॉर्ज द 5th की मूर्ति लगी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी के जन्मदिन के मौके पर 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम स्टैच्यू का अनावरण करेंगे। इसकी जानकारी नरेंद्र मोदी ने ही दी। असल में इंडिया गेट के पास जो खाली कैनोपी यानी छतरी है, वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्टैच्यू लगाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि ऐसे वक्त में जब पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने जा रहा है, उन्हें यह बताते हुए खुशी है कि ग्रेनाइट से बनी नेताजी की एक भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर लगाई जाएगी। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति देश के सम्मान की प्रतीक होगी। जब तक ग्रेनाइट की मूर्ति बन नहीं जाती, तब तक वहां पर होलोग्राम स्टैच्यू लगाया जाएगा। इंडिया गेट के पास लगने वाली नेताजी का यह स्टैच्यू 28 फीट ऊंचा होगा और करीब 6 फीट चौड़ा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इंडिया गेट के पास ये कैनोपी खाली क्यों पड़ी थी, तो इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड आपको बता दूं। ये कैनोपी हमेशा से खाली नहीं थी। यहां पर जॉर्ज द 5th उनकी स्टैच्यू लगी थी। जॉर्ज 5th और क्वीन मैरी 1911 में भारत आए थे,
यहां उनके राज तिलक के लिए यानी कोरोनेशन के लिए दिल्ली दरबार सजा। जॉर्ज V और मैरी को भारत का एम्परर और क्वीन घोषित किया गया। जॉर्ज V के ही वक्त यानी 1911 में कोलकाता की जगह दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। इंडिया गेट के पास बनी कैनोपी में इन्हीं जॉर्ज V की स्टैचू लगाई गई थी और सन 1968 में जॉर्ज V की स्टैचू को यहां से हटाकर दिल्ली के ही कोरोनेशन पार्क में शिफ्ट कर दिया गया। अब संयोग देखिए, जिस जॉर्ज V के वक्त कोलकाता की जगह दिल्ली को देश की राजधानी बनाया गया, उसी कोलकाता के रहने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब इंडिया गेट के पास खड़ी इस कैनोपी में जॉर्ज V को रिप्लेस करेंगे। नेताजी के ग्रेट ग्रैंडसन चंद्र कुमार बोस ने कहा, इस स्टैचू को लगाने का प्रस्ताव कई साल से पेंडिंग था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने उसे पूरा कर दिया। देखिए, एक प्रस्ताव काफी सालों से केंद्रीय सरकार के पास दिया गया था। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो लिबरेटर ऑफ इंडिया है, उनका एक मूर्ति इंडिया गेट के सामने होना चाहिए। नेताजी का जो स्लोगन था चलो दिल्ली, और लाल किले में तिरंगा झंडा लहराने का उनका आदेश था। तो इंडिया गेट एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, तो उधर नेताजी का स्टैच्यू बनेगा तो बहुत अच्छी बात है। एनडीए सरकार नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में काफी काम किया है नेताजी को सम्मान देने के लिए। म्यूजियम बना है रेड फोर्ट में, एक कार्यक्रम भी कलकत्ता में हुआ था विक्टोरिया मेमोरियल में 23 जनवरी 2021 में। 15 अगस्त 2023 तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट से बनी स्टैच्यू इंडिया गेट पर लग जाएगा। सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के मौके पर नेताजी को बड़ी श्रद्धांजलि होगी। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस के समारोह को, जो आमतौर पर 24 जनवरी से शुरू होता है, उसको अब 23 जनवरी से शुरू करने का फैसला किया है, जिससे नेताजी के जन्मदिन को गणतंत्र दिवस से समारोह के साथ शामिल किया जा सके। कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी, नेताजी के अपमान का इल्जाम लगाया था। ममता ने लिखा था, इस बार पश्चिम बंगाल सरकार अपनी झांकी में सुभाष चंद्र बोस को दिखाना चाहती थी, लेकिन सरकार ने इसे परेड में शामिल नहीं किया, ये नेताजी का अपमान है। उस वक्त तो मोदी चुप रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने नेताजी की प्रतिमा स्थापित करने का फैसला करके ममता बनर्जी को भी जवाब दे दिया है। एक और बड़ी खबर यह है कि सरकार ने आज पाकिस्तान से चल रहे 35 यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगा दिया है। ये सभी यूट्यूब चैनल भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, फेक न्यूज फैला रहे थे, समाज में जहर फैलाने का काम कर रहे थे। सूचना प्रसारण मंत्रालय सेक्रेटरी अपूर्व चंद्रा ने आज बताया कि उन्होंने 35 यूट्यूब चैनल के साथ 2 वेबसाइट और कई सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन करने का फैसला किया है। इन सभी चैनल्स के 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे। इनको 130 करोड़ से ज्यादा व्यूज मिल चुके थे और ये सारे के सारे भारत के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने का काम कर रहे थे। इन चैनल्स के कुछ फेवरेट टॉपिक्स थे, जैसे जनरल रावत की मौत को लेकर झूठ फैलाया गया, कश्मीर को लेकर, भारत की सेना को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर और दूसरे देशों से भारत के रिश्तों को लेकर लगातार झूठी खबरें इन चैनल्स पर दिखाई जा रही थी। हमने ये देखा कि ये चैनल्स, हमारे पास एक इंटेलिजेंस एजेंसी ने हमें बताया कि ये भारत के खिलाफ पूरी तरह से जहर उगल रही हैं। अब बिल्कुल जो है फेक न्यूज, जिसका कोई कैसा भी तथ्य नहीं है, उस तरह की खबर फैला रही हैं कि जनरल बिपिन रावत का जो है क्रैश हुआ प्लेन, तो वो उसमें भारत सरकार का हाथ था। NSA अजीत डोवाल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। नॉर्थ कोरिया की आर्मी अब वहां पहुंच गई है कश्मीर में, तो टर्की के अर्दोगन ने कुछ आर्मी भेज दी है। जो हमारे आर्मी के कुछ अधिकारी हैं वो मुस्लिम कन्वर्ट हो गए हैं। तो इस तरह का कुछ भी विष फैला रहे हैं, तो जिसका कोई ऐसा भी कोई तथ्य नहीं है, तो उसको हमने ब्लॉक करने की कार्रवाई करी। देखिए, अब ये तो क्योंकि ये सारे की सारी चैनल्स, पिछली बार भी 20 चैनल थी, वो पाकिस्तान में थी, इस बार की 35 चैनल है वो भी पाकिस्तान में है, तो ये तो क्लियरली पाकिस्तान के अंदर है। अब उसके फंडिंग और कैसा है, ये तो इंटेलिजेंस एजेंसी ही इसको कर सकता है। इन टीवी चैनल्स पर, इन यूट्यूब चैनल्स पर जिस तरह की खबरें दिखाई जाती हैं, जनरल बिपिन रावत को खासतौर पर उनको लेकर जिस तरह की खबरें दिखाई गई कि उनकी हत्या करवाई गई, इन्हें देखकर खून खौलता है। ये शर्मनाक है। अगर देश के खिलाफ इसी तरह के झूठी खबरें फैलाने वाले कोई चैनल आपको दिखाई दे, किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो,
तो आप भी सरकार को इसकी जानकारी दें। ये हम सबका फर्ज है, क्योंकि इस तरह के प्लेटफॉर्म पर नजर रखना सिर्फ सरकार का काम नहीं है। एक चैनल बंद किया जाता है, एक पर बैन लगाते हैं तो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले दूसरा चैनल खोल लेते हैं। इसलिए इस तरह की भारत विरोधी प्रोपेगेंडा पर तभी तमाम लगाम लग सकती है, तभी रोक लग सकती है, जब हम सब मिलकर साथ खड़े हों। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।